नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 63वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संयुक्त बैठक के प्रावधानों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही के कुछ लेक्चर्स में हमने पॉलिटी के ऐसे सेगमेंट के बारे में अध्ययन किया जो कि आपके भारतीय पार्लियामेंट से संबंधित है, भारत की संसद से संबंधित है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम संसद में होने वाली संयुक्त बैठक के प्रावधानों के बारे में अध्ययन करने वाले। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं क्या होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त सत्र व संयुक्त बैठक की बात करें तो इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिए गए हैं, यानी हमारी जो पार्लियामेंट का अनुच्छेद 108 है वह संयुक्त बैठक की बात करता है। संयुक्त बैठक क्या होती है तो आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जब किसी भी एक सदन में कोई भी बिल पास नहीं कराया जा पा रहा है तो हम देख सकते हैं कि किन्हीं कारणों से यदि कोई बिल विफल हो जाता है एक सदन से दूसरे सदन में जाने तक, तो यह इसका निराकरण संयुक्त बैठक के माध्यम से कराया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा व राज्यसभा के सत्र को एक साथ बुलाकर बैठक कराई जाती है तो उसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। और यह क्यों कराया जाता है तो यदि किसी एक सदन से बिल को पास करा लिया गया है, दूसरा सदन इसमें टांग अड़ा रहा है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों सदनों के मेंबर्स को एक साथ बुलाकर संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। रीजन को जान लेते हैं कि किस प्रकार के रीजन होते हैं कि संयुक्त सत्र बुलाने की आवश्यकता होती है। बिल को अधिनियम बनाने की प्रक्रिया सामान्य होती है, यानी हम देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक में जो भी बिल जिनके माध्यम से एक्ट बनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं, तो वह सामान्य प्रक्रिया से संपन्न होते हैं। यदि वह सामान्य तरीके से संपन्न नहीं होते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि ऐसे बिल जो सामान्य तरीके से पास किए जा सकते हैं लेकिन वह सामान्य तरीके से पास भी नहीं हो पा रहे हैं, एक सदन से पास कर लिया गया है, दूसरे सदन में वह रुका हुआ है, तो इस कंडीशन में संयुक्त बैठक के माध्यम से इसका निराकरण किया जाता है व उसे पास करा लिया जाता है। आगे देखते हैं किन कारणों की वजह से संयुक्त बैठक कराई जाती है। तो ऐसे 3 कारणों को हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे जिनके माध्यम से संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि यदि बिल सदन से पास करा लिया गया है, यानी यदि बिल एक सदन से यानी लोकसभा से निकल चुका है या राज्यसभा से निकल चुका है और दूसरे सदन में इसे क्या किया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नंबर एक प्रावधान सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक सदन से इसको पास करा लिया गया है और दूसरे सदन में क्या है, इसको रोक दिया गया है, तो संयुक्त बैठक से इसका निराकरण कराया जाएगा। यदि बिल को कोई इस प्रकार से किस प्रकार का संशोधन किया जाता है तो दूसरा सदन सहमत नहीं होता है। यदि हम देख सकते हैं कोई बिल है पहले से और उस बिल में संशोधन किया जाना है और हम देख सकते हैं कि एक जो सदन है वह तो स्वीकार्यता दे रहा है और दूसरा सदन इसमें क्या कर रहा है कि इसको स्वीकार्यता नहीं दे रहा है, वह बोल रहा है कि इस प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यह जो कार्य होता है अब आ जाता है संयुक्त बैठक के बीच में और दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर इस प्रकार के बिल पर संशोधन किया जा सकता है। यदि एक सदन में बिल पास करा लिया गया है और दूसरे सदन में वह 6 माह तक लंबित है या पेंडिंग है, यानी बिल को रखने की जो कि इनको बिल को अपने पास रखने की पावर क्या होती है, दूसरे सदन के पास होती है, या तो वह वापस कर सकते हैं या साइन कराकर राष्ट्रपति के यहाँ भेज सकते हैं या इसको लंबित कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि लंबित करने की प्रक्रिया में इसको 6 माह तक वैसी ही कंडीशन में रखा जाता है, इस पर कोई भी निराकरण दूसरे सदन द्वारा यदि नहीं दिया जाता तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जाता है। अब हम समझते हैं कि बिल कौन कौन से होते हैं। बिल होते हैं 4 प्रकार के और 4 प्रकार के बिल के बारे में हमने अपने पिछले व्याख्यान में समझा। आज हम इनके बारे में समझेंगे कि कौन से ऐसे बिल होते हैं जिन पर संयुक्त बैठक कराई जा सकती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है। आप इनमें से 2 बिल को छांट लीजिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बिल और एक होता है आपका मनी बिल। इन दोनों बिलों पर क्या हो सकता है, इन दोनों बिलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती।
क्योंकि यह सामान्य बिल नहीं है। ऑर्डिनरी व फाइनेंशियल बिल पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। फाइनेंशियल बिल यह मनी बिल से सेपरेट होता है या अलग होता है। ऑर्डिनरी बिल सामान्य प्रकार के बिल जो कि लाए जाते हैं वही होते हैं। आगे देखते हैं संयुक्त बैठक के प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 108 है वह संयुक्त बैठक की बात करता है, वह इसके प्रावधान इसी में दिए गए हैं। इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। यानी जब संयुक्त बैठक हम देखते हैं कि दोनों सदनों से यदि कोई कार्य नहीं होता, हम देख सकते हैं कि यदि लोकसभा के से कोई बिल पास करा दिया गया है और वह राज्यसभा के पास पहुंच गया है, अब लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा गुहार लगाएगी सदन के तीसरे हिस्से यानी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा 3 सदन होते हैं। एक सदन से पास करा लिया गया है, दूसरे सदन में बिल पेंडिंग है या वहाँ से अस्वीकारिता प्राप्त हो रही है, तो इसकी शिकायत वह लोकसभा राष्ट्रपति को करेगी। और जैसे ही राष्ट्रपति को वो शिकायत करेगी तो राष्ट्रपति द्वारा कहा जाएगा कि आइए आर्टिकल 108 का यूज़ करते हुए दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं और समझते हैं कि समस्या कहाँ पर आ रही है। और संयुक्त बैठक के माध्यम से यह निर्णय सामान्यतः हम देख सकते हैं कि लोकसभा के पक्ष में चला जाता है। और क्यों चला जाता है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आगे जो लेक्चर आएगा इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ऑर्डिनरी व फाइनेंस बिल के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, चूँकि ये सामान्य प्रकार के बिल होते हैं। वित्त विधेयक व सामान्य वित्त विधेयक यानी मनी बिल और संवैधानिक विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और हम देख सकते हैं कि इनका जो कोई निराकरण है वह किससे संयुक्त बैठक के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। दोनों सदस्यों को मिलाकर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं लोकसभा व राज्यसभा के, इनको मिलाकर संयुक्त बैठक कराई जाती है। तो आप देखते होंगे कि सदन में इतनी जगह कहाँ से होती होगी, तो यहाँ पर सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा में क्या होते हैं 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर, यानी कुल दोनों सदनों की संख्या हो गई 790। यदि आपको संयुक्त बैठक बुलानी है तो कोरम कितने लोग होना आवश्यक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10% इनकी संख्या होना आवश्यक है। लगभग टोटल 790 हो जाते हैं, तो मोटे हिसाब में मानकर चले 800 सदस्य हो जाते हैं। यानी इसका 10% यानी लगभग 80% सदस्य यहाँ पर होने चाहिए, तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या संयुक्त बैठक कराई जा सकती है। यह बैठक लोकसभा की नियमावली के अनुसार होती है। चूँकि हम देख सकते हैं कि लोकसभा के हित में फैसले सुनाने के लिए इस प्रकार के टूल्स को यूज किया जाता है जो कि संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो हम देख सकते हैं इसकी नियमावली लोकसभा पर डिपेंड करती है। अब हम देख सकते हैं बिल पास कराने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। और सामान्य बहुमत क्या कहलाता है? जहाँ भी सामान्य बहुमत की बात होती है वहाँ कहलाता है 50+1 यानी टोटल मेंबर्स में से 50% मेंबर प्लस एक मेंबर की जहाँ सहमति प्राप्त हो जाती है तो उसके द्वारा पास करा लिया जाता है। और इतनी ही वोटिंग की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा इसके पक्ष में, ज़्यादातर लोकसभा के पक्ष में फैसले सुनाए जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा यह संख्या है 545, तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कहाँ से निकल कर आएंगे? लोकसभा से निकल कर आएंगे। जब सदस्य ज़्यादा होंगे तो वोटिंग भी ज़्यादा होगी। 50+1 सदस्य आसानी से यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं लोकसभा के, तो यह भी यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और बिल को पास करा लिया जाता है। सदन की सहायता करने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो सदन में सरकार होती है, यानी लोकसभा में हम देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स आते हैं वह चुन कर जाते हैं और वह सरकारी व्यक्ति कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर नेता हुआ करते हैं। जैसे कि हमने प्राइवेट मेंबर बिल और सरकारी बिल के बारे में अध्ययन किया। सरकारी बिल सरकार के द्वारा लाया जाता है, चूँकि इनके मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि सरकार की सहायता करने के लिए क्या लाई जाती है? संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, यह बात आपको याद रखनी है। लोकसभा स्पीकर यदि अनुपस्थित हैं तो डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाएगा और डिप्टी स्पीकर यदि अनुपस्थित हैं तो डिप्टी चेयरमैन को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता के लिए दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
यानी इसकी अध्यक्षता करने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन को अध्यक्षता करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता। तो आपको याद रखना चाहिए कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वह दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो जनता से चुन कर आया हो या सदन का सदस्य हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता और लोकसभा के चेयरमैन को यहाँ पर अध्यक्षता के लिए शामिल किया जाता है। अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं यदि संयुक्त बैठक बुला ली गई है तो कोई भी संशोधन नहीं कराया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर प्रावधान इस प्रकार से है कि यदि संयुक्त बैठक बुला ली जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की बात नहीं होती है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शर्तें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा संशोधन किया भी जा सकता है। अपवाद क्या कहलाता है? यदि कोई चीज़ होती ना हो और हो जाए तो वह कहलाती है अपवाद। यदि आप चाय नहीं पीते और किसी कारण बस मजबूरी में आप चाय पी लेते हैं तो वो एक अपवाद की श्रेणी में आता है। आपको यह नहीं माना जाएगा कि आप चाय पीते हैं, एक दो बार ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप पी लेते होंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ ऐसी सामान्य शर्तें होती हैं, केवल दो शर्तें होती हैं जिनके माध्यम से संशोधन भी किया जा सकता है। एक समस्या, जब विवाद का मुद्दा क्या हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जो कि विवाद इस तरीके से चल रहा हो कि जिससे कि संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ती है और जिस कारण से बिल पास नहीं हो पा रहा हो, यानी वह कारण ही ऐसा है कि जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता के चलते ही क्या हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है और एक सदन से पास नहीं कराया जा रहा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, यहाँ पर संशोधन किए जा सकते हैं। बाकी कंडीशंस में यहाँ पर संशोधन नहीं किए जाते। हमारी संसद के इतिहास में 3 बार संयुक्त बैठक को बुलाया गया है। तो तीनों बार को हम देख सकते हैं कि आज तक 1950 के इतिहास से लेकर 1950 में हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू कर दिया गया था। और आज हम कहाँ पर बैठे हैं 2022 में बैठे हैं। तो यहाँ तक 3 बार केवल संयुक्त बैठक कराई गई है। 1960 में दहेज प्रथा से संबंधित बिल को लेकर लाया गया, जब संयुक्त बैठक एक सदन में इसको रोक दिया गया था तो संयुक्त बैठक यहाँ पर बुलाई गई। 1977 में बैंकिंग सर्विस कमीशन को रिपील करने के लिए इस प्रकार की बैठक के प्रावधान किए गए, यानी इस प्रकार की बैठक कराई गई थी। 2002 में आतंकवाद समाधान अधिनियम जब लेकर आया गया तो इस समय पर भी क्या कराई गई थी, संयुक्त बैठक कराई गई थी। तो हमने बहुत सी बातें संयुक्त बैठक के माध्यम से समझी कि किस प्रकार से होती है संयुक्त बैठक, और इससे संबंधित सारी जानकारी को हमने एकत्रित किया। और इस प्रकार के यदि प्रश्न बन जाते हैं तो इस लेक्चर्स के बाद संयुक्त बैठक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें पॉलिटिक्स का अध्ययन। बहुत सारे लेक्चर, 60 से भी ऊपर 63वां लेक्चर है, यानी 63 लेक्चर आपके आ चुके हैं। सारे लेक्चर को जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए। पॉलिटी भी आपकी सामने है और इसके अलावा जो भी करंट से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर भी आपके टॉपिक्स आते हैं और बहुत सारे लेक्चर उसमें पड़े हुए हैं, आप सारे देखिए। बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। यदि आप इस प्रकार के बच्चों के पास जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं, उन तक लेक्चर्स को पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको पहुंचाइए ताकि बच्चे इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। आज के युग में बहुत सी ऐसी चीज़ें चलती हैं मार्केट में जो आपको भ्रमित करती हैं। कुछ ऐसे चैनल्स भी बने हुए हैं जो जानकारी नहीं देते, फालतू जो टाइम आपका जाया करते हैं। तो इस प्रकार के चैनल से बचें और जो भी पॉजिटिव जानकारी है वह लेने का प्रयास करें। तो पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।